तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोस्टिज, जिसमें पहला मेथड क्या है, फ्यूजन मेथड। पहला मेथड क्या है, फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मेथड को दूसरा नाम क्या है, क्या बोलते हैं फ्यूजन मेथड को, बोलिए। मोल्डिंग, है ना। यही है ना, मोल्डिंग मेथड। ये बहुत कॉमनली यूज्ड होने वाला मेथड है। क्या प्रोसीजर है इसका, इसमें देखिए इसके नाम से पता चल रहा है फ्यूजन या मोल्डिंग का कि हम इसमें करेंगे क्या। इसका क्या प्रोसीजर है, बहुत आसान है ये। पहले हम सपोस्टिज बेस को मेल्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सपोस्टिज बेस को मेल्ट करते हैं और उसके अंदर ड्रग को इनकॉर्पोरेट मीन्स मिलाते हैं, ठीक। इनकॉर्पोरेट द ड्रग देन पोर इनटू लुब्रिकेटेड मॉल्ड्स। जो मॉल्ड होते हैं ना सपोस्टिज के नीचे, आपने लैब में पता नहीं देखा कि नहीं देखा, ऐसे मॉल्ड होते हैं, ये दो पार्ट में होता है। तो इसके अंदर हम लुब्रिकेशन पहले लगा के रखेंगे, लुब्रिकेंट पहले ही लगा के रखेंगे, ताकि लुब्रिकेंट का क्या काम है, लुब्रिकेशन वहाँ पहुँच जाए। ग्लिसरीन एक लुब्रिकेंट का काम करता है, तो ताकि वो चिपके नहीं, मोल्ड में चिपके नहीं, छोड़ दे, ठीक है। कोई भी सांचा हो, जैसे आप घर में भी गुजिया बनाते हो, तो गुजिया का जो मोल्ड है, जो ढांचा है, सांचा है, उसमें क्या हम लगाते हैं, तेल या पानी लगाते हैं ना, ताकि वो चिपके नहीं उस मोल्ड के अंदर, ठीक है, तुरंत छोड़ दे। तो हम क्या करेंगे, उसको मोल्ड के अंदर एक लुब्रिकेशन का काम करेंगे और अलाउ टू कूल एंड सॉलिडिफाई, इसमें पोर कर देंगे। पहले से हम लुब्रिकेशन इसमें लगा के रखेंगे, फिर मेडिकामेंट को इसमें पोर कर देंगे और पोर करने के बाद क्योंकि मेल्ट किया है तो हीट भी है, तो उसको हम पहले कूल करेंगे, अलाउ टू कूल, उसको थोड़ी देर तक रख देंगे ताकि वो ठंडा हो जाए, और तब उसको हम जब इससे ठंडा होगा तो वो सॉलिड के रूप में आ जाएगा, और उसके बाद से उसको मोल्ड से हम रिमूव कर लेंगे, वहाँ से हटा लेंगे और उसके बाद उसको पैक कर देंगे, ठीक। ये सब कुछ करने के लिए हमें एक टेम्परेचर का ध्यान रखना जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर टेम्परेचर मिसमैच हुआ तो ये फिर से दोबारा मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है टेम्परेचर का। हो नीचे लैब में, ठीक है। सेकेंड मेथड कौन सा है, कंप्रेशन मेथड। सेकेंड कौन सा है, कंप्रेशन मेथड। कंप्रेशन मेथड, कंप्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है कि हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हीट सेंसिटिव ड्रग्स हैं, जो हीट सेंसिटिव ड्रग्स हैं, क्योंकि इस फ्यूजन वाले मेथड में हम क्या कर रहे थे, इसको पहले मेल्ट करवा रहे थे, मेल्ट करा रहे थे ना। मेल्ट कराने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तभी तो मेल्ट होगा ना। तो अब जो हीट सेंसिटिव ड्रग्स है, हीट सेंसिटिव का मतलब क्या, जो हीट से खराब हो जाने वाले, वैसे ड्रग्स को हम फ्यूजन मेथड से हम नहीं बने, उसका सिलेक्शन हम इस मेथड के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हीट दे रहे हैं, हीट देंगे तो वो जाहिर सी बात है ड्रग हमारा खराब हो जाए। तो जो हीट सेंसिटिव ड्रग्स हैं उनके लिए बेसिकली हम कंप्रेशन मेथड का हम यूज करते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं, जो हीट सेंसिटिव ड्रग्स हैं उनके लिए, ठीक। हीट सेंसिटिव ड्रग्स का हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें बाबू चंदन,
हीट सेंसिटिव ड्रग्स का हम यूज इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? हीट देने के बाद से वो डिस्ट्रॉय हो सकता है या खराब हो सकता है वो, ठीक है, या उसके हो सकता है उसके अंदर कुछ और केमिकल रिएक्शन हो जाए जो हमारे लिए अनडिजायरेबल इफेक्ट शो करने लगे। हो सकता है कि उसमें कुछ केमिकली ऐसा रिएक्शन हो जाए जो बाद में चल के टॉक्सिक इफेक्ट देने लगे। तो इसलिए हीट सेंसिटिव ड्रग्स का हम यूज इस मेथड से करें, ठीक। जाहिर सी बात है, सपोजिट आप बनाओगे तो ड्रग का यूज करोगे ना, ड्रग लोगे फिर क्या लोगे? सपोजिटरी बेस लोगे, तभी तो जाके आपका सपोजिटरी बनेगा, तभी ना बनेगा। तो ये जो एपीआई है, एपीआई का हम ध्यान रखेंगे कि ये कहीं हीट सेंसिटिव तो नहीं है। अगर हीट सेंसिटिव होगा तो हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, कंप्रेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक। और ड्रग और सपोजिटरी बेस को मिक्स करेंगे और उसके बाद से कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस मतलब दबाना होता है ना, फोर्स लगा के उस मोल्ड के अंदर कंप्रेस करके अंदर डालेंगे, और डालने के बाद जैसे वो मोल्ड कंप्लीट हो जाता है फिर उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद से हमारा सपोजिटरी रेडी हो जाएगा पैकिंग के लिए, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये मेथड विदाउट मेल्टिंग के ही परफॉर्म करना है, इसमें मेल्टिंग का काम कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या है? हैंड रोलिंग मेथड। थर्ड नंबर क्या है? हैंड रोलिंग मेथड। हैंड रोलिंग मेथड, ठीक। हैंड रोलिंग मेथड में क्या होता है? ये जब हम स्मॉल क्वांटिटी में जब हमें सपोजिटरी बनाना होता है या थोड़ा सा ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, तब हम हैंड रोलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। हैंड रोलिंग का मतलब सिंपल से बात देख लो, आप समझ लो। अगरबत्ती आती है, धूप बत्ती जो आ रही है आजकल, इतना पाइप की तरह रहता है, आप उसमें से थोड़ा सा तोड़ते हो, फिर उसको आप हैंड से रोलिंग करते हो, उसको कंप्रेस करके क्या करते हो? रोलिंग करते हो। रोलिंग करते हो ना, उसमें रोलिंग करके फिर एक छोटा सा एक बत्ती टाइप में बनाते हो, फिर उसको आप यूज करते हो, होता है ना। तो हैंड रोलिंग में क्या है कि ये तुरंत यूज होने वाला या तुरंत बनने वाला जो प्रिपरेशन होगा, वैसे सपोजिटरीज को हम इसमें बनाते हैं और स्मॉल स्केल में बनाते हैं, कम अमाउंट में। और इसमें करते क्या है, जो मास है, मास मतलब जो ड्रग्स और सपोजिटरी बेस लेते हैं, उसको बाय हैंड से ही, हाथ से ही सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंड्रिकल शेप कैसा होता है? कुछ इस तरीके का शेप, ऐसे शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में हम इसको हैंड बाय हैंड से इसको बनाते हैं, शेप देते हैं, और फिर इसको साइज के अकॉर्डिंग, जितना बड़ा साइज चाहिए उसी साइज के अकॉर्डिंग इसको कट भी कर लेते हैं, ठीक है। कट करके साइज का जितना रिक्वायरमेंट है उस साइज के हिसाब से इसको कट करके और इसको पैक कर लेते हैं, ठीक है। ये स्मॉल स्केल में ये काम होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, मतलब जल्दी भी होता है ये। दूसरी चीज़ कि इसको साइज के अकॉर्डिंग, जितना हमें बड़ा साइज चाहिए उतना बड़ा साइज हम इसको बना के कट भी कर लेते हैं। इतना बड़ा बनाया और छोटे छोटे साइज के हमें सपोजिटरी चाहिए, कट कर लिया। और लेकिन ये जब बनेगा तो सिलेंड्रिकल शेप में बनेगा, किस शेप में? सिलेंड्रिकल शेप। बस इतना ही इसके बारे में जानना है। अब बात करते हैं हम इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरीज। क्या बता देते हैं? इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरीज, ठीक। इवेल्युएशन मतलब सपोजिटरीज का हमें टेस्ट करना है कि सपोजिटरीज हमने जो बनाया है इन तीनों मेथड से, क्या मेरा सपोजिटरीज ठीक ठाक है कि नहीं, बढ़िया है कि नहीं।
है ना, थेरेपेटिक इफेक्ट देगा या टॉक्सिक इफेक्ट देगा, ये सारी चीज़ें हम टेस्ट करेंगे। तो जो जो प्रॉपर्टी आपने सुपोस्टिज में पढ़ा था, जो भी प्रॉपर्टी आपने सुपोस्टिज का पढ़ा था कि ये सॉफ्ट होता है, सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, स्टेबल होना चाहिए, आइडियल कैरेक्टर में पढ़े थे ना कि ये स्टेबल होना चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए, या इसका डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, ये सब कुछ आप इवैल्यूएशन के अंदर करेंगे। तो पहला क्या है? अपीयरेंस। पहला टेस्ट क्या है? अपीयरेंस टेस्ट। अपीयरेंस टेस्ट, अपीयरेंस टेस्ट मीन्स आप इसके फिजिकली टेस्ट कर ले रहे हैं, देख के ही आपको ये पता हो जाना चाहिए कि मेरा सुपोस्टिज किस हिसाब का बना है, साइज या शेप इसका सही है कि नहीं, इसका कलर सही है कि नहीं, इसका टेक्सचर सही है कि नहीं, इसका ऑर्डर कैसा है, ठीक। फिर उसके बाद से ये सॉलिड है या सेमी सॉलिड है या एकदम हार्ड हो गया है, ब्रिटल नेचर का हो गया हो, तो अपीयरेंस से उसके फिजिकली जो भी टेस्ट करने हैं वो आप कर सकते हो। अपीयरेंस मतलब देख के, आपको देख के ही पता लग जाएगा कि मेरा सुपोस्टिज कैसा है, ठीक है। दूसरा है वेट वेरिएशन टेस्ट। दूसरा क्या है? वेट वेरिएशन टेस्ट। वेट वेरिएशन टेस्ट आपको जब मैं पढ़ा रहा था सुपोस्टिज, वेजाइनल, रेक्टल और यूरेथ्रा वाला, तो उस टाइम आपको वेट भी बताया था कि कितने वेट का कौन सा होता है। बताया था चंदन? नहीं बताया था? बताया था लेकिन हमें याद नहीं है। बताओ, एडल्ट के लिए वेजाइनल सुपोस्टिज का वेट कितना होता है? फीमेल के लिए वेजाइनल सुपोस्टिज का वेट कितना होता है? बताया था? 2 ग्राम। कितना है? ऐसे ही मैंने और भी बताए थे आपको, चाइल्ड के लिए कितना होता है, एडल्ट के लिए कितना होता है, अलग अलग सुपोस्टिज का अलग अलग शेप, साइज और वेट भी बताया था। तो वेट वेरिएशन टेस्ट में आपको ये टेस्ट करना है कि सुपोस्टिज जो हमने बनाया है यूनिफॉर्मली बना है कि नहीं, उनका वेट एक समान है कि नहीं, ठीक। और किस पर्पज से बनाया है, चिल्ड्रन के लिए बनाया है, मेल के लिए बनाया है या फीमेल के लिए बनाया है, आपको वो देखना है, ठीक है। उस हिसाब से आप इसका वेट का टेस्ट कर लेंगे। वेट वेरिएशन, वेट वेरिएशन का मतलब उसके वेट में कितना वेरिएशन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। थोड़ा बहुत चलेगा, पॉइंट में, ग्राम में अगर कुछ हो तो चलेगा, लेकिन अब ज़्यादा होगा तो वेट वेरिएशन अगर ज़्यादा आ रहा हो तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो वेट वेरिएशन टेस्ट करेंगे, आपको लिखना होगा, अगर आ गया इवैल्यूएशन ऑफ सुपोस्टिज एग्जाम में तो आपको इसको एक्सप्लेन भी करना होगा कि वेट वेरिएशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, थर्ड क्या है? ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। थर्ड नंबर क्या है? ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी मीन्स जो सुपोस्टिज हमने बनाया है उस सुपोस्टिज में सबका ड्रग कंटेंट एक समान है कि नहीं, सब में ड्रग का अमाउंट एक समान है कि नहीं, ठीक है। आया समझ में? कैसे टेस्ट करेंगे? ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट से, कि हमने जो भी एसओपी अपनाया है, एसओपी सुना है आपने? एसओपी, एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो हमने प्रोसीजर अपनाया है बनाने के लिए, उसमें ड्रग को अच्छे से हमने ब्लेंड किया, मिक्स किया है कि नहीं, ताकि सुपोस्टिज बेस, सुपोस्टिज के जो भी ड्रग कंटेंट हैं वो यूनिफॉर्मली उसमें मिक्स है कि नहीं। अगर नहीं होगा
तो किसी सपोजिटेड में ड्रग का अमाउंट कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। ठीक, तो इससे आपका ड्रग का जो थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा वो वेरिएशन करेगा। ठीक है, तो थेरेपेटिक इफेक्ट को वेरी ना करते हुए, ना करे ऐसा, ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट हम कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्या है? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, और इसी के साथ आता है डिसोल्यूशन टेस्ट। निक्की के पैर के नीचे डिसोल्यूशन टेस्ट और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। तो डिसोल्यूशन टेस्ट और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कैसे करते हैं? आप नीचे जाओगे तो टैबलेट के लिए पड़ा हुआ है, टैबलेट कैप्सूल उसमें करते हैं हम। डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus पड़ा हुआ है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट पड़ा हुआ है। लैब नंबर 2 में या 3 में, जीने से उतरते ही सामने जो लैब 2 है, फार्मास्यूटिक्स का जो लैब, तो उसमें आप ये दोनों apparatus देखोगे। इसमें होता क्या है कि एक में बास्केट लगा रहता है, ठीक है, और एक में बिना बास्केट का रहता है, पैडल लगा रहता है उसके जगह पे, बास्केट के जगह पे। एक को ऐसे स्टीयर करना होता है और एक ऊपर नीचे आता है। इसमें हम देखते ये हैं कि जब आप देखे होंगे कि टैबलेट आप लोगे और किसी शीशे के गिलास में ऐसे डाल दोगे, पानी भरा हुआ, ये टैबलेट आपने डाल दिया, तो जैसे ही आपने डाला आपकी बॉडी मूवमेंट भी करती है, अंदर चल रहा है सब कुछ हलचल, या आप टहल रहे हो, मूवमेंट तो हो ही रहा है ना, बॉडी का हर पार्ट मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये अंदर आपको जो भी हलचल होंगे वैसे ही हलचल आपको यहाँ पे भी करवाना हो, लेकिन एक स्पीड एक आपको ध्यान में रखते हो, आरपीएम को ध्यान में रखते हो। ठीक है, अब उसमें मेन हमें समझना ये है कि कितने देर में, कितने टाइम में ये ड्रग अपने अंदर से ड्रग को रिलीज कर रहा है, ये डोजेस फॉर्म अपने अंदर से ड्रग को कितने टाइम में रिलीज कर रहा है। और उस रिलीज करने से पहले होता क्या है? पहले होता है डिसइंटीग्रेशन। ये देखे होंगे साइड साइड से टूटना स्टार्ट कर देगा, होता है पहले। जब ये टूटना स्टार्ट करेगा वही प्रोसेस होता है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ब्रेक डाउन हो, ठीक है, ब्रेक डाउन हो, डिसइंटीग्रेट हो जाना मतलब उसको ब्रेक डाउन करो। ठीक, अब जब ये ब्रेक डाउन होगा तब ये अपने में से जैसे ब्रेक डाउन करेगा तो ये चारों तरफ डिसॉल्व होगा। तो जब ये कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट होगा उसके बाद से ये कम्प्लीटली डिसॉल्व होगा। जब ये पूरे अच्छे तरीके से टूट जाएगा तब न जाके ये पूरा अंदर से डिसॉल्व होगा। तो पहले डिसइंटीग्रेशन होता है तब जाके डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, अभी इतना तो सब समझिए कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में हम सपोसिस को ये देखते हैं कि कितने देर में वो उसके पार्ट्स वहाँ से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो पहले उसके ऊपर का जो लेयर बना हुआ है वो ब्रेक डाउन होगा, तब ना अंदर से ड्रग रिलीज होगा, और उसके बाद से डिसोल्यूशन टेस्ट होगा। मीन्स वो कितने देर में जाके आपके ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड फ्लूइड में डिसॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हम टेस्ट इसमें करते हैं। और भी बाकी सब टेस्ट हैं इसके, मैंने लिखवाया हुआ है आपको। कितने टेस्ट लिखवाए हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट भी लिखवाया हमने, मतलब ब्रेकिंग कितने पावर में हो रहा है, कितना हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तब जाके वो टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है, ये भी हमें टेस्ट करना है। कहीं वो हार्ड, ज़्यादा तो हार्ड नहीं हो गया है या ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं हो गया, इसका भी हमें ध्यान रखना है। फिर सॉफ्टनिंग टाइम, जब आपके बॉडी के अंदर जाएगा, जैसे बॉडी कैविटी के अंदर जाता है तो आपने एक प्रोसीजर उसमें पढ़ा था ना कि सॉफ्टन हो जाता है, मेल्ट होगा, सॉफ्टन होगा, देन डिसॉल्व होगा, यही होता है ना। तो जैसे ही ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा तब उससे पहले ये सॉफ्ट भी पहले होगा। तो कितने देर में ये सॉफ्ट हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है आपके बॉडी कैविटी के अंदर जाने के बाद, ये भी हम
काउंट करेंगे। ठीक, कहीं ऐसा ना हो कि हमने बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करवा दिया है और वो बहुत लंबे समय तक डिजोल्व ही नहीं हो पा रहा, मेल्ट ही नहीं हो पा रहा। मेल्ट नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा और डिजोल्व नहीं होगा तो आपको थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो इसके लिए हम सॉफ्टनिंग टाइम हम काउंट करते हैं। और लास्ट है स्टेबिलिटी टेस्ट, कि कितने दिन तक ये स्टेबल रह रहा है, उसकी स्टेबिलिटी टेस्ट भी हम करते हैं, या किस किस कंडीशन में ये स्टेबल रह रहा है ये सुपोस्टेज। ठीक है, ज़्यादा हॉट कंडीशन या ज़्यादा कोल्ड कंडीशन या ज़्यादा सॉलिड हो जा रहा है तो भी स्टेबल रह रहा है कि नहीं, या ज़्यादा सॉफ्ट हो जा रहा है तो भी स्टेबल रह रहा है कि नहीं। ठीक है, स्टेबिलिटी उसकी हम टेस्ट करते हैं ताकि वो उससे पता चल जाता है कि उसका सेल्फ लाइफ कितना है, कितने दिन तक ये स्टेबल रहेगा, अपने अंदर दवाई को कितने दिन तक रख सकता है। ठीक है, अब इसका स्टोरेज कंडीशन आपको बताया था कि स्टोरेज को हमेशा हम कूल और ड्राई पैलेस में करेंगे, और इसको हमेशा हीट से और डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाना होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड डायरेक्ट सनलाइट। और सुपोस्टिज बेस को हमेशा, जो फैटी बेस होते हैं उनको हमेशा हम कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेशन। ठीक है, और जो वाटर सॉल्युबल हैं उनको हम नॉर्मल भी तरीके से रख सकते हैं। और आपको हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसको रखना पड़ेगा। अगर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर्स के भी होते हैं तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ पे कंटामिनेशन हो सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकते हैं। ठीक है, ये सारा स्टोरेज का कंडीशन है, लिख लेंगे आप। अब पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो इनकी जो पैकेजिंग आती है एल्युमिनियम पैकिंग में आता है, एल्युमिनियम के फॉयल उसके ऊपर लपेटे होते हैं। फिर उसके बाद से प्लास्टिक स्ट्रिप में भी आता है, प्लास्टिक के स्ट्रिप में बन के वो आते हैं, प्लास्टिक का स्ट्रिप रहता है लेकिन उसके अंदर एल्युमिनियम के फॉयल के अंदर वो भरा रहता है सुपोस्टिज। कैसे होता है, जैसे मान लो ये सुपोस्टिज आपने बना लिया और ये सुपोस्टिज है, इसके ऊपर एक एल्युमिनियम फॉयल का रैप रहता है, एक रैप कर दिया एल्युमिनियम फॉयल का, और रैप करने के बाद ये प्लास्टिक में, प्लास्टिक स्ट्रिप में पैक कर दिया जाता है। और यहाँ पे एक निशान दे दी जाती है कि यहीं से आपको टीयर करना है या कट करना है। यहाँ से आप कट करोगे तो ये अलग हो जाएगा, ये भी अलग, ये भी अलग। ठीक है, जितना आपको यूज करना है उतना आप कट करोगे, फिर बाकी रेफ्रिजरेशन में रखोगे। ठीक है, तो एल्युमिनियम फॉयल से लपटा हुआ आता है, प्लास्टिक की पैकिंग में आता है, प्लास्टिक स्ट्रिप में आता है, और ब्लिस्टर पैक में भी आता है। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर देखे हैं, प्लास्टिक स्ट्रिप, एल्युमिनियम फॉयल, प्लास्टिक स्ट्रिप, ब्लिस्टर और इंडिविजुअल रैप्ड। ब्लिस्टर पैकिंग देखें आप लोग, एल्युमिनियम पैकिंग देखे हैं, आलू आलू पैकिंग देखे हैं, आलू आलू पैकिंग, गैस की जो कैप्सूल आती है ऐसे आलू की तरह उठा रहता है, ऐसे ऐसे उठा रहता है, देखे होंगे। एल्युमिनियम फॉयल रहता है उसके ऊपर, देखे हो कि नहीं। और ऐसे हार्ड पैकिंग, जैसे आपका वो आता है मॉक्सीक्लेव 625, गैस की कैप्सूल, पेंटॉप DSR वगैरह जो आते हैं, पेंटॉप डी आता है, पेंटॉप आता है, वो ऐसे पैक रहता है। और ब्लिस्टर पैकिंग कैसा होता है,
ब्लिस्टर पैकिंग आपने वो देखा होगा, पैरासीटामोल ब्लिस्टर पैकिंग में आता है, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना है, बाद में इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब आपका क्या रह गया, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। क्या रह गया, क्या रह गया, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। पढ़े थे हम लोग, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होता है, कौन बताएगा, चंदन। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू डीवी, मार्कर खत्म हो चुका है ये, डीवी बताइए, डीवी क्या होता है, बताओ कौन बताएगा, बताओ निकी। एक ग्राम ड्रग द्वारा जितना भी सुपोसिटरी बेस को रिमूव या रिप्लेस किया जाता है, रिमूव नहीं रिप्लेस किया जाता है, वो वैल्यू डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहलाता है, ठीक है। यही है ना डेफिनेशन। मीन्स जब आप सुपोसिटरीज बना रहे होते हैं उस दौरान आपको क्या ध्यान रखना होता है, क्यों ये क्यों जरूरी है, क्यों करते हैं ये, आखिर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्यों निकालते हैं, बताइए। जैसे क्या होता है कि आप जब सुपोसिटरी बना रहे होते हैं तो सुपोसिटरी बेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सुपोसिटरी बेस ही उसका शेप, साइज, विस्कोसिटी, यूनिफॉर्मिटी, बहुत सारी चीजें, उसका कलर वलर सब कुछ डिसाइड करता है, कौन, सुपोसिटरी बेस। लेकिन ये सब करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं सुपोसिटरी बेस का अमाउंट ज़्यादा तो नहीं हो गया और ड्रग का अमाउंट कम हो जाए, तो थेरेपेटिक इफेक्ट में कोई चेंजेस ना, जितना हम प्रॉपर अमाउंट देना चाहते हैं सुपोसिटरीज के द्वारा, वो ड्रग ही तो जाके एक्शन करेगा, सुपोसिटरी बेस जाके एक्शन थोड़ी ना करेगा। तो ड्रग का अमाउंट कहीं कम ना हो जाए तो हम क्या करते हैं कि ड्रग जितना डालना होता है हम उतना प्रॉपर डालेंगे, ठीक है। और सुपोसिटरी बेस भी हमें जितना डालना है उतना डालेंगे, लेकिन होगा क्या कि रेशियो जो सुपोसिटरी बेस का और ड्रग कंटेंट का है, वो ड्रग अमाउंट क्या करता है, मान लो इसमें ड्रग भी डाले और इधर से सुपोसिटरी बेस भी डाले, इसको मिक्स कर रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे ये कि ड्रग का अमाउंट अगर हमें इसमें 500 mg एक सुपोसिटरी में आना चाहिए, लेकिन वो ड्रग का अमाउंट कम डल रहा है, सुपोसिटरी बेस ज़्यादा डल गया है और ये पूरा मॉल फिल हो गया, ठीक है। मोल्ड हमारा जो ढांचा है वो भर चुका है, जिसमें ड्रग का अमाउंट कम आया और सुपोसिटरी बेस ज़्यादा आ गया। तो हम क्या करेंगे कि ड्रग का अमाउंट पूरा डालेंगे, सुपोसिटरी बेस को उसमें से बाहर निकालेंगे, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ड्रग का अमाउंट जैसे इसमें डालेंगे तो ड्रग अमाउंट इसमें तो गया, लेकिन सुपोसिटरी बेस को इसमें से बाहर भी निकालना है, तभी तो ड्रग पूरा इसमें आएगा। तो जितना भी सुपोसिटरी निकलेगा, सुपोसिटरी बेस निकलेगा, जितनी वैल्यू सुपोसिटरी बेस की इसमें से रिप्लेस होगी ड्रग के द्वारा, वही वैल्यू ही क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहलाती है। मीन्स 1 ग्राम ड्रग के द्वारा, अगर बात करें हम सिर्फ यूनिट की, एक इकाई की, तो 1 ग्राम ड्रग द्वारा जितना भी सुपोसिटरी बेस को रिप्लेस किया जाता है और जो वैल्यू में रिप्लेस किया जाता है वो वैल्यू ही डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहलाता है, ठीक। बात समझ में आ गई। और इसका फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला क्या था डीवी का? डीवी का फॉर्मूला कैसे सूचित करते हैं? कैसे? फॉर्मूला बताओ। वेट ऑफ ड्रग डिवाइड बाय वेट ऑफ ड्रग, ऊपर क्या है? डिवाइड बाय, डिवाइड मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना? वेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही है बस, आ जाएगा ना? ठीक, कंप्लीट हो गया यहाँ तक, बंद कर दीजिए।